बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबा, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी में, वो टॉपिक रिलेटेड है WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आलमी तिजारती इदारा। ये आलमी तिजारती इदारा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कैसे ये बनाया गया, इसका मैनेजरियल स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसका मेन एरिया ऑफ वर्किंग क्या है, और उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट जो है ना इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले ब्रीफली थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1 जनवरी 1995 में जो है ये वजूद में आया था ये इदारा। इससे पहले जो था एक और इदारा तो नहीं था, वो एक एग्रीमेंट था जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जानते हैं। गार्ड इसका लफ्ज़ था, गार्ड उसको बोलते थे। ये एग्रीमेंट हुआ था मुख्तलिफ ममालिक के मबैन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, वो इसका थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता देता हूँ मुख्तसर सा, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो मकसद है वो एक साम्राज्य मकसद है। इसके बेनिफिट्स और इसके नुकसानात भी हम इंशाल्लाह आगे जाकर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जब वर्ल्ड जो वार फर्स्ट हुई उसके बाद बहुत सी नेशन ने कुछ सीखा, फिर जब वर्ल्ड वार सेकंड हुई, उस वर्ल्ड वार सेकंड के बाद तो बहुत कुछ नेशन ने की समझ में आया कि अब जो है दुनिया पर अगर हमने अपनी ज़रादारी रखानी है, अगर दुनिया पर हमें अपना कंट्रोल करना है, तो हमें फौजी सोल्यूशन की बजाय हमें किसी और सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। और उसमें जो एक मेन उनके जहन में एक आइडिया या खुदोखाल है वो इसी ट्रेड के हवाले से है कि ट्रेड जो है मुख्तलिफ ममालिक की जो होती है आपस में, उसको हम किस तरीके से आप इस तरह से एक हब में, एक मेन जगह पर उनको, ऐसी जगह पे हम एक सेंट्रलाइज जगह पे उसको हम लेके आए ट्रेड को, कि जिससे तमाम इकॉनमीज जो है ना वो एक ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल विलेज हम जिसे कहते हैं, उस सूरत में वो सूरत इख्तियार कर जाए। इस मकसद के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था ये बनाई गई। उससे पहले जो था ये होता था कि मुख्तलिफ मालिक जब आपस में ट्रेड करते थे तो वो ट्रेड करते हुए हर मुल्क की अपनी मर्जी होती थी, जो गुड्स वो इम्पोर्ट कर रहा है उसके ऊपर वो कुछ टैरिफ लगाया करता है। टैरिफ जो है वो एक ख़ास लफ्ज़ जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, टैक्स का जैसे सिनोनिम्स है कि वो टैक्स जब कोई प्रोडक्ट बाहर के मुल्क से हमारे मुल्क में इंटर होती है तो उस पर हम जो टैक्स वसूल करते हैं उसे हम कहते हैं। तो इस बैरियर को, इस रुकावट को और इसके अलावा इस मज़ीद और रुकावटें थी उनको दूर करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो था वो क़याम अमल में लाया गया, ताकि मिल बैठ के तमाम दुनिया के ममालिक किसी ऐसे एग्रीमेंट पर पहुँचें कि जिसमें वो इस काबिल हों कि वापस में ट्रेड जो है वो ईजीली एक दूसरे के साथ कर सकें। इस मकसद के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनाई गई। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो पाकिस्तान जब मेंबर बना था वो 1948 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान का मेंबर बना था। 1994 में मोराको में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में WTO को बनाने का जो था मुआहदा किया गया, तो बनाने की एक तजवीज़ दी गई और फिर 1995 में इसको बना दिया गया। इससे पहले आपको पता चले कि गार्ड से पहले एक ITO बनाने की कोशिश की गई थी, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी कुछ इसी तरह की चीज़ें इन्वॉल्व थी, बैरियर के हवाले से था और कुछ ट्रेड के हवाले से चीज़ें थी, जिसको अमेरिका ने जो था वो रिजेक्ट कर दिया था, रेटिफाइड नहीं किया था। सारी मतलब जो 23 उसके उस वक्त के कंट्रीज़ थे जो उस एग्रीमेंट में शामिल हुए थे, उसमें अमेरिका और एक और मुल्क थे वो शामिल नहीं हुए थे, बल्कि अमेरिका ज़्यादा उसमें वो था, तो इस वजह से वो इम्प्लीमेंट ना हो सका। अमेरिका उसमें इसलिए शामिल ना हुआ क्योंकि इससे अमेरिका के अपने मफादात पर जो थी वो ज़िक्र पड़ती थी, इसलिए अमेरिका ने उसको ज्वाइन ना किया। बट लेटर ऑन वो जो था दुनिया को WTO की तरफ जो है वो ले आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो था उसने वो ले आया। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका पाकिस्तान मेंबर बना है, वो मेंबर बना है 1948। क्योंकि हम इसको पर्टिकुलरली पाकिस्तान के जो है वो प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, पाकिस्तान में इसके क्या फ़ायदे हुए और पाकिस्तान में इसके क्या नुकसान हुए। तो गैट जो था असल में इसका मकसद भी वही है जो WTO का है। तो गैट में जो लोग आए वो थे एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोग, कोई गैट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई इदारा नहीं था। WTO जो था ये एक इदारा है, गैट जो था वो एक एग्रीमेंट था, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब गैट जो था अपना काम जब शुरू किया तो इसमें बहुत से मालिक, शुरू में इसके 123 मेंबर मालिक थे, आहिस्ता आहिस्ता तादाद इंक्रीज़ करते हुए
164 तक पहुंच चुकी है, मतलब 97% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है इन ममालिक के पास है जो इसके अंदर शामिल है WTO में। अब इसका जो मकसद था WTO बनाने का वो ट्रेड लिबरलाइज करना था, जिसे हम लिबरल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह की ट्रेड लिबरलाइजेशन के टर्म जो है इकोनॉमिक्स में हम यूज़ करते हैं। उसका मकसद क्या है कि ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जाएँ या इस तरह की जो है वो इकोनॉमिक फ़ज़ा कायम की जाए दुनिया के अंदर कि जिसमें एक मुल्क से प्रोडक्ट दूसरे मुल्क में जाने के लिए उस पर किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो, ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, गैट का जो एग्रीमेंट था वो सिर्फ गुड्स के बारे में था, लेकिन जो WTO का एग्रीमेंट हुआ, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो इसने ना सिर्फ गुड्स को कवर किया बल्कि इसने सर्विसेज को भी कवर किया और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, जो जैसे आप बुक्स में पढ़ते हैं जुमला हक के राष्ट्रीय महफूज, इसी तरह के प्रोडक्ट के भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उस पर भी इसने एग्रीमेंट्स इन ममालिक के साथ किए जो इसके मेंबर मुल्क बनते हैं। अब इसके बाद इसका हम देखते हैं इसका जो मैनेजरियल वो है जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसके मैनेजरियल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले मिनिस्टर लेवल काउंसिल इसकी है, जिसका मकसद जो हर साल 2 सालों में एक दफ़ा इसका जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो इशूज़ हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। असल में इसके नीचे काउंसिल है वो है जनरल काउंसिल, जो ज़्यादातर साल में इसकी 2 से 3 मरतबा भी इसके सेशन हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस हो जाती है। इन कॉन्फ्रेंस में जो मेन इनके टॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, कि ट्रेड पॉलिसी जो उन्होंने बनाई उस ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है और उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है बनाई गई है, जो भी इस मुल्क के एग्रीमेंट में ममालिक शामिल हैं उनके आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं या और भी डिस्प्यूट्स हैं, खासतौर पर इकोनॉमिक डिस्प्यूट ही इसका मकसद है, तो उसको किस तरीके से हमें सेटल करना है। इसके जो मेंबर होते हैं वो जनरल काउंसिल के मेंबर अमूमी तौर पर वो जो उनके एम्बेसडर होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में वो होते हैं, या डेलीगेशंस के मेंबर्स होते हैं, हेड होते हैं, वो यहाँ पर इसके होते हैं मेन हेड, वो इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके मज़ीद इनकी जो है वो 3 तरह की उन्होंने काउंसिल बनाई, एक थी गुड्स काउंसिल, दूसरी है सर्विसेज काउंसिल और तीसरी है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काउंसिल। अब ये जो गुड्स काउंसिल है ये गुड्स के बारे में डिस्कस करती है कि गुड्स का ट्रेड करना मुख्तलिफ मालिक में आपस में, तो उस पर क्या उनको रियायतें मिलनी चाहिए, क्या उनको राइट्स मिलने चाहिए, क्या उनके हकूक़ होने चाहिए, क्या उनके फ़राइज़ होने चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया गया। जबकि इसमें जो था सर्विसेज काउंसिल में कि आपकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे लेबर फोर्स है, सर्विसेज का सेक्टर है जो खास तौर पर वो कैसे मूव कर सकता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरी पूरी दुनिया में कैसे आ जा सकता है, वो इसमें शामिल हुआ। और ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक तरह से एक ऐसा फंदा है, एक इस तरह के इसका एग्रीमेंट बनाया गया। वैसे तो इसके जितने भी एग्रीमेंट हैं जो इसने बनाए हैं WTO ने, वो ऐसे ही हैं कि जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ऐसे ममालिक हैं, वो इसके ट्रैप में फंसते हैं। तो लेकिन जो असल जो फंस जाते हैं तो इसलिए उनको जो है काबू में करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए ये जो है वो एग्रीमेंट जो किया गया ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक है उसकी तरफ हम जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO की जब हम बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला मकसद है वो लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड, ये इसका एक मेन मकसद है, लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड को हम कैसे लिबरलाइज कर सकते हैं, क्या है इसका मकसद, क्या है, कैसे हम उसको कर सकते हैं? तो इसका जो मेन जो थीम है वो यही है कि हमने जो मुख्तलिफ मालिक ने मुख्तलिफ मालिक से वो जो चीज़ें लेते हैं उस पर मुख्तलिफ तरीके से वो टैरिफ वसूल करते हैं, कोटा वसूल करते हैं, या उसके साथ साथ जो है वो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं कि दूसरे मालिक से जो चीज़ है वो उनके मुल्क में ना जा सके। तो इसलिए इस तरह के बैरियर्स, टैरिफ है, कोटा है, या और मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो हो गए, वो उनको ख़त्म करने के लिए वो चाहते हैं कि दुनिया की ज़्यादा जो है वो लिबरलाइज की जाए। इसका मतलब ये है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में कोई चीज़ आ या जाए उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो। अभी हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे कि इसके फिर फ़ायदे किसको हो गए और नुकसान किसको हो गए। दूसरे नंबर पर है जो अपना एक तो होगा गुड्स बैरियर, दूसरे हैं जो नॉन गुड्स बैरियर हैं उनको भी हटाया जाए। मतलब जो एक तो हमने देखा कि इसमें वो बता रहे हैं कि हमने ट्रेड को लिबरलाइज करना है, उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म करनी है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि हमने सोशल पॉलिटिकल जो इसमें लिबरलाइज ट्रेड को लिबरलाइज करने में जो रुकावटें हैं,
ख़ास तौर पे जो सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है, सोशल इकोनॉमिक है, ये इस तरह के बैरियर भी उन ममालिक से उसको हमने रिमूव कराना है बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर पॉलिसीज़ को उनको इस तरीके से हमने अपने साथ मिलाना है, ये इस तरीके से उनको बताना है, दिखाना है कि उनके फ़ायदे कितने हैं, उनके नुकसान कितने हैं और उनको किस तरह से इससे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस ज़रिए से वो उस माशरे की जो सोशल है, सियासत है, जो उसके कवानीन है या जो ज़बान के हवाले से कुछ डिफरेंसेस हैं, इस वजह से वो कोई एक दूसरे में से कोई चीज़ नहीं खरीदता, या कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे से नफरत करते हैं वो, इस वजह से। और सोशल इकोनॉमिक बैरियर जो आते हैं, मतलब कुछ माशी और अपना माशरती जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं कि हम जैसे कोई गैर मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, वो दूसरे गैर मुस्लिमों से कोई चीज़ नहीं परचेज़ करते, तो इस तरह के सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स को भी हमने जो है वो उनका मकसद है कि ऑब्जेक्टिव में शामिल है, उनको हमने ख़त्म करना है। फिर इसका तीसरा जो ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव में से जो तीसरा ऑब्जेक्टिव वो है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब है? क्योंकि हर मुल्क के पास जो उसके पास रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल उस लेवल पे या उस मेयार पे नहीं कर पा रहा जिस तरह से वो करना चाहता है या उसको करना चाहिए। उसकी वजूहत में एक वजह तो ये है कि उनके पास इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास इस तरह की रिसर्चेज नहीं है, उनके पास इन्वेंशन नहीं है, इनोवेशन नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है जिससे वो अपनी उस जो रिसोर्स है, जो ज़रिया है, जो मतलब अल्लाह ताला ने उनको जिस दौलत से मालामाल किया है, ज़मीनी, समुद्री, हवाई या मदनियात, इस हवाले से तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो WTO के एग्रीमेंट में शामिल होने से हम वर्ल्ड को जो पूरी दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं हम उनको भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। ये भी WTO का एक ऑब्जेक्टिव है। अब हम आते हैं मेन एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ WTO। WTO का जो मेन एरिया ऑफ वर्किंग है वो क्या है? वो सबसे पहले है ये, क्योंकि ये इस तरह का एक जाल है जिसके ज़रिए से वो ये चाहते हैं कि पूरी मुल्क की इकॉनमीज़ को हम अपने कंट्रोल में करें। तो उस तरीके इसके लिए उन्होंने कुछ इस तरह के जो है वो स्टेप्स बनाए हैं, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दी हैं एग्रीमेंट में शामिल होने वाले ममालिक को, कि जिसमें शामिल होने के बाद वो मुल्क जो है उन चीज़ों को फॉलो करने के पाबंद होते हैं। मिसाल के तौर पे इंटरनेशनली ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि आप किसी मुल्क से कोई एग्रीमेंट करें और फिर आप उसके ऊपर जो है वो पाबंद रहें, आप इस चीज़ के मुताज नहीं हैं। इंटरनेशनली कोई भी एग्रीमेंट किसी मुल्क के साथ कर लेते हैं, बट यहाँ इन्होंने ये किया है कि कोई भी मुल्क जो WTO में शामिल होता है वो कोई भी एग्रीमेंट वो मेंबर ममालिक बैठ के करते हैं जब आपस में WTO, जिसका सदर दफ्तर जो है वो जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में जो है, वो वहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट वो करते हैं तो उस एग्रीमेंट को उस मुल्क की पार्लियामेंट से बाकायदा मंजूर करवाकर उसको कानून की शक्ल दी जाती है। एंड नाउ दिस इज द पॉइंट कि अब वो मुल्क जो अपने ही मुल्क में उस एग्रीमेंट को कानून की शक्ल दे चुका है उसको चेंज या उसको तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी मुल्क के लिए। तो उसका सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं उसको अपने मुल्क में उसको कानून का दर्जा दिलवाते हैं, तब जाके वो आप उस WTO की जो रिक्वायरमेंट है उसमें पूरा उतरते हैं। दूसरे नंबर पर है इसके 15 से 20 एग्रीमेंट इस वक्त तक WTO ने जो है वो किए हैं, 15 से 20 एग्रीमेंट बड़े बड़े, जिनमें से कुछ हम अभी डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद GATT जो था मैं आपको बता चुका, ये सिर्फ गुड्स के बारे में डिस्कस करता था, सिर्फ गुड्स की लेन देन को इसमें शामिल किया गया था। इसका मकसद भी ट्रेड लिबरलाइजेशन ही था कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क से कोई भी चीज़ खरीदे या बेचे उस पर किसी किस्म की कोई रुकावट या हर्डल या ऑब्स्टेकल ना हो। तो लेकिन WTO जो था इसमें जो इसने क्या किया, इसका जो मकसद था वो ये था कि इसने ना सिर्फ गुड्स को बल्कि एग्रीकल्चर गुड्स को भी इसमें शामिल कर लिया, एंड एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी इसमें उसने शामिल करके इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया। मतलब इसमें अब पूरी तरह से एक इस तरह का जाल बना गया कि जिसमें जो मुल्क भी इस एग्रीमेंट में शामिल हो वो अच्छी तरह से उसके शिकंजे में आ जाए। जो मुल्क से मेरी मुराद वो ममालिक हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं या जिनके पास अभी इतने प्रोडक्ट नहीं हैं कि वो एक्सपोर्ट कर सके और एक्सपोर्ट कर सके, और इम्पोर्ट्स के लिए उनको बहुत ज़्यादा जो था है वो अपना पैसा खर्च करना पड़ता है बाहर के मुल्क से चीज़ों मंगवाने के लिए। तो इस एग्रीमेंट में शामिल होने के बाद तो वो मज़ीद उस दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस जिनके पास इस वक्त जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च
وہ ممالک اپنے پروڈکٹ ان ممالک کو ایزیلی سیل کر سکتے ہیں چیپر پرائسز پہ. ہم جبکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان ہیں، ان ممالک میں اس لیول پر، اس معیار پر آنے کے لیے ابھی ہمیں بہت سارا وقت درکار ہے. لیکن اس ایگریمنٹ میں شامل ہونے کے بعد ہم کسی بھی طرح سے اس فلڈ کو ہم نہیں روک پا رہے ہیں یا نہیں روک پائیں گے ان فیوچر. جو ایگریمنٹ جو ہے اگر ہم فلی، کیونکہ ابھی کچھ WTO کے ایسے ایگریمنٹ بھی ہیں جو ابھی فلی ہمارے ملک میں جو ہے ہم نے اس کو ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، کچھ ہو گئے ہیں، کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے. تو جب وہ فلی اس میں ہو جائے گا شامل، تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ، ہمارے نیشنز کے لیے، ہم عوام کے لیے بہت زیادہ مسائل آئیں گے. یاد رکھیے WTO ایک ڈیمانسٹریشن افیکٹ کے تحت پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ وطی بنانا چاہتا ہے، اپنا فرمانبردار بنانا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے، اس میں یہ ہوگا کہ لوگ اپنے ملک کی پروڈکٹ جو ظاہر ہے خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز جو چیپر پرائسز پہ نہیں ملتی، ان کو مہنگے کے داموں ملتی ہیں، تو اس پر ان کو جو سستی پروڈکٹ ہوگی، امپورٹنٹ پروڈکٹ ہوگی، وہ ترجیح دیا کریں گے اور ان کو پرچیز کریا کریں گے، جس سے اس ملک کی اپنی جو اکانومی ہے اس کا جو ہے وہ حالت جو ہے وہ بدتر ہوتی چلی جائے گی. تو خیر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ گڈس پہ بھی اس نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ممالک کے ساتھ، ایگریکلچر پہ بھی اس نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ممالک کے ساتھ، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پہ بھی کیے ہوئے اس ممالک کے ساتھ، انویسٹمنٹ پہ بھی اس نے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو ٹائپس آف ایگریمنٹ ہیں وہ کیا ہے. تو ٹائپس آف ایگریمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایگریمنٹ آن ایگریکلچر. اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ ایگریمنٹ آن ایگریکلچر یہ کیا ہے. دس از دا فرسٹ ایگریمنٹ آف WTO which stress upon the removal of subsidies on agriculture product. This is the very important point. سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ سبسڈی اسٹوڈنٹ ایک رعایت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے عوام کو دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کھاد کی ایک بوری اگر ہمیں عام مارکیٹ سے 4500 یا 5000 کی ملتی ہے، لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کو 3000 دیں گے. ایکچولی اس کی قیمت 5000 ہی ہے، لیکن گورنمنٹ 2000 فی بوری اس مل کو دے رہی ہے جہاں سے یہ جنریٹ ہوتی ہے، جہاں سے یہ تیار ہوتی ہے. تو یہ 2000 روپیہ فی بوری آپ کو لیس کر کے مل رہا ہے. ایکچوئل پرائس اس کی 5000 بھی ہے، لیکن آپ کو 3000 میں مل رہی ہے. تو یہ جو اس کے اوپر جو رعایت ملی ہے وہ سبسڈی کہلاتی ہے. ہمارے ملک میں خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں، بلکہ ڈیولپ کنٹریز بھی ایگریکلچر پہ خاص طور پہ سبسڈی دیتے ہیں. اس لیے سبسڈی دی جاتی ہے کیونکہ ایگریکلچر کا شعبہ ایسا شعبہ ہے جو کہ عموماً نیچرل جو فینومینل ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں ان کے انڈر یہ زیادہ آتا ہے. ہوائیں مطلب کبھی تیز ہوا چل پڑتی ہیں، آندھیاں طوفان آ جاتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، اور طرح طرح کی مختلف بیماری، جیسے آج کل ٹی دل جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کا ایک آیا تھا ہمارے ملک کے اندر، ایک ریلا، اس نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی. تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ سبسڈی دینا پڑتی ہے کسانوں کو، تاکہ وہ بیچارے اپنے اخراجات کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. لیکن جب ہم ان کو سبسڈی نہیں دیں گے ایگریکلچر میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسٹوڈنٹ ذرا آپ سوچیں کہ جب آپ کو کھاد پہ، بیج پہ اور اس طرح کی جو آپ جو مشینری خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اگر سبسڈی نہیں دی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جو ایگریکلچر پروڈکٹ جن کی ویسے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہیں اور اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے ہمارا چائنا کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، انڈونیشیا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، تو ہماری پروڈکٹ جب ہم اس پر سے جب اس پر سے سبسڈی ہٹائیں گے تو یہ تو اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس کو کوئی پرچیز نہیں کرے گا. تو اس پہ in such agreement all member countries, developing countries and underdeveloping countries have been directed to bring down the subsidies on agriculture sector at 1986 level. مطلب 1986 میں جو انہوں نے سبسڈی جتنی دے رہے تھے ان پروڈکٹ پہ، جو ایگریکلچر پروڈکٹ جو اپنے ملک میں تیار کر رہے ہیں، وہی اس لیول پر لیا. مطلب اس وقت وہ 10% تھا، اب وہ 35 یا 40% اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ 1986 لیول پر آپ لے جائیں، اس کو 10% پہ لے جائیں. تو اس لیے Mexico Ministerial Conference made a detailed discussion over agriculture. There exists a lot of differences over the issue of subsidy amongst the member countries. According to agreement on agriculture, no. اب آپ تھوڑا سا سمجھیے گا میری اس بات کو کہ ایگریمنٹ آن ایگریکلچر جو ہے وہ ہے کیا. اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں. پہلا ہے نو ممبر کنٹری ول پرووائڈ سبسڈی ٹو اٹس فارمر. پہلا اس کا ایگریمنٹ میں پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی ممبر جو ہے اپنے کسی بھی فارمر کو کوئی سبسڈی نہیں دے گا. دوسرا،
All the member countries will not refuse to give market access to other member countries. मतलब जो भी इस एग्रीमेंट में शामिल है वो दूसरे मुल्क, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, हम उसको रोक नहीं सकते कि वो हमारे मुल्क, अपने मुल्क की गंदम हमारे मुल्क में बेचने आए। तो हम उससे मना नहीं कर सकते कि भी हमारे मुल्क में जो है वो गंदम है रखी, तो हम आपसे क्यों परचेज करें, जबकि उस मुल्क में जो है वो फी एकड़ पैदावार ज़्यादा होने की वजह से उनकी प्रोडक्ट सस्ती होगी, हमारे मुल्क में जहाँ फी एकड़ पैदावार कम है। तो इसलिए जब हम उनको रोक नहीं पाएंगे तो हमारे मुल्क की जो मैशत है, ज़री जो मैशत है, जो हमारे मुल्क की जो GDP है उसमें अभी भी इसका 20 to 25% शेयर है स्टिल नाउ, उसका क्या बनेगा। देन नो मेंबर कंट्री विल गिव सब्सिडी ऑन इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स पर भी गवर्नमेंट, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर, दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर भी, मतलब हम कोई चीनी भेजते हैं खासतौर पे वो उस पर, या हम काटन भेजते हैं दूसरे मालिक में, तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, रियायत देती है, ताकि वो चीज़ जो है वो दूसरे मालिक तक ईजिली पहुंच सके और वहाँ वो सस्ती होकर बिके, ताकि हमारी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो। तो इस मकसद के लिए भी हम उस पर किसी किस्म की कोई भी सब्सिडी नहीं दे सकते। स्टूडेंट, इस तरह से ये हो गया कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं उसकी वजह से क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और तरक्की पसीर ममालिक हैं, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ की जो ज़री मैशत है वो तबाह हो सकती है या तबाही के उदाहरण पर पहुँच सकती है। अब इस वजह से इन दिस एग्रीमेंट WTO अलाउड पाकिस्तान टू गिव एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्थ 10%, कि पाकिस्तान को तो उसकी रियायत दी है, उसने ये कहा है कि आप 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं एग्रीकल्चर पे, इससे ज़्यादा आप सब्सिडी भी नहीं दे सकते हैं। द एग्जिस्टिंग सब्सिडी रेट इन US इज़ वेरी हाई, अबाउट 30%। देखिए वो आल इन आल है, वो अपने मुल्क में अपनी प्रोडक्ट पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे 30% सब्सिडी दे रहा है एग्रीकल्चर पे, जबकि पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये डुअल प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। सो सब्सिडी if such domestic agriculture subsidy in US is withdrawn, US cotton growers will not be able to compete with our cotton. अगर ये 30% की सब्सिडी जो वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे दे रहा है, खासतौर पे काटन पे दे रहा है, अगर वो हटा ली जाए तो वो हमारे मुल्क की जो काटन, जो उनकी काटन की नस्बत बेहतरीन भी है, अच्छी भी है, वो उसकी मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी काटन को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वो रियायत के साथ अपने फार्मर को रियायत दे रहा है और हर जो है वो मन पे या जो भी उस पर जो भी उसकी अमाउंट बनती है, क्वांटिटी बनती है, उस पर 30% गवर्नमेंट उसको पे कर देती है, उसकी उस क्वांटिटी में जो भी उसका खर्चा होता है उस पर। तो इस वजह से उसकी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में वो आसानी के साथ ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि वो कम कीमत पर ग्रोथ करता है तो भी उसको गवर्नमेंट जो है वो पे कर देती है कि उससे वो अपना मुनाफा भी कमा लेता है और उससे अखराजात भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल होगी, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो फिर हमारे लिए मसाइल आएंगे। Being cheap, the demand for our cotton will increase in the world level. However, Pakistan will have to face the risk in respect of sugar cane crop. लेकिन हमारे पास शुगर केन क्रॉप का हमें जो है वो गन्ने की पैदावार में हमें जो है बता रहे हैं कि इसमें हमें नुकसान का खदशा है। उसकी वजह क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त फी एकड़ पैदावार जो है पाकिस्तान की, वो जो इसमें बुक में बताई गई है वो 450 मन है फी एकड़, जबकि ब्राज़ील में ये 1200 मन है फी एकड़। तो 450 और 1200 मन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ज़ाहिर बात है ब्राज़ील में वो गन्ना सस्ता होगा तो इंटरनेशनल मार्केट में कम कीमत में फरोख्त करेगा। पाकिस्तान में फी एकड़ जब 450 है तो पाकिस्तान ने अपने अखराजात भी तो पूरे करने हैं। तो इन अखराजात को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को वो चीज़ लाजमी है, वो चीनी जो बनाएगा वो महंगी होगी, इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, जिसकी कोई कीमत भी नहीं होगी, या लोग उसको परचेज करने के बजाय ब्राज़ील की चीनी को जो है वो प्रेफरेंस देंगे। So student, Mazid, WTO has devised certain rules whereby a country can impose duties to save particular product from foreign competition, but it will not be possible to implement them due to resistance of IMF, World Bank and ADB. अब ये देखिए, क्योंकि ये सारा एक सारा जो है वो एक चक्कर है, ये सारा एक जो है एक सर्कल है, और इस सर्कल में उन्होंने इस तरीके से पूरी दुनिया को लगाया हुआ है कि बाज़ दफ़ा WTO ये कहता है कि आप फलां प्रोडक्ट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी लगा दें कि वो चीज़ आपके मुल्क में ना आए। लेकिन वो मालिक जैसे पाकिस्तान है, जब IMF से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेता है तो वो ये कह देते हैं कि इस एग्रीमेंट में शामिल हो जाती है बात कि जी आप इंडिया से जो है वो कोई भी मतलब प्रोडक्ट हम कह लें उसको कि आपको लेने के पाबंद है, आपको उनसे लेनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान में भी वो प्रोडक्ट तैयार हो रही है, लेकिन हम उनसे कर्जा लेने के बाद इस माहदे में बंध गए हैं कि हम मजबूर हैं कि हमें
इस सूरत में आप देखें कि हम कि किसी भी फोरम पर जो है कंट्रीज़ जो WTO में शामिल होते हैं वो किसी भी फोरम पर अपने आप को, अपनी इकॉनमी को जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट, इसके बाद है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या है कि हम देखते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो भी हमें इन्वेंशन, इनोवेशन, रिसर्चेज, इन्वेंशन और जो भी टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है, टेक्निकलिटीज़ नज़र आ रही हैं, वो सब का सब उसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक का है और हम बैठे बिठाए उनकी उस सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो मोटर कार हो, चाहे जो है हम जो है मोबाइल कंप्यूटर की बात कर लें, चाहे हम और इन्वेंशन या मशीनरी की बात कर लें, चाहे हम मिल्स की तरफ आ जाएँ, चाहे फैक्ट्रीज़ की तरफ आ जाएँ, चाहे हम जो है किसी और मतलब फील्ड में चले जाएँ, तो हमें हर तरफ जो है उन्हीं की जो दी हुई प्रोडक्ट हैं या चीज़ें हैं या रिसर्चेज हैं उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो मुल्क भी इस एग्रीमेंट में शामिल होगा वो जितने भी मेंबर ममालिक उसमें शामिल हैं, अगर उनकी बनाई हुई कोई भी प्रोडक्ट वो उस मुल्क में इस्तेमाल, जो कि अभी तो हम बेदरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, 2 नंबर पायरेटेड कॉपीज़ तैयार हो रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर CDs हैं वो $600 की अगर अमेरिका मिलते तो पाकिस्तान में वो ₹6 की मिलती थी। तो इस तरह से क्या होता था कि उनकी जो मेहनत थी उसका फ़ायदा जो था वो दूसरे लोग उठा रहे हैं। तो इसमें वो ये कर रहे हैं कि वो जो ममालिक भी उसके साथ शामिल होंगे, उनकी कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी मुल्क में इस्तेमाल होती है तो वो बाकायदा पहले उनसे परमिशन लेंगे और उसकी कोई रॉयल्टी जो है वो उसको पे करेंगे, तो फिर उस सूरत में वो मुल्क तरक्की कर सकता है, वो इस सूरत में वो मुल्क उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप इस सूरत में लोग देखें, सोचें कि जब इस तरह के बैरियर्स या रुकावटें लगेंगी तो ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज जिनको कि इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, उनके लिए और तरह तरह के मसाइल आ जाएंगे और ये ममालिक अल्टीमेटली इन तरक्की याफ्ता ममालिक के ग़ुलाम बन जाएंगे इकनॉमिकली। और इकनॉमिकल जब गर्दन जो है वो जब आप किसी के हाथ में दे देंगे अपनी इकनॉमिक्स की या अपनी मईशत की, तो वो आपकी गर्दन के साथ जो मर्जी करे, आप मजबूर हो जाएंगे, फिर जो वो कहेगा आप वही करेंगे। और यही कुछ WTO का मेन मुद्दा और मकसद है। तो स्टूडेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं। ये देखें, इसमें आप इसका मकसद एक और भी है, देखें और एक आपको बताऊँ मकसद जो है, कुछ ऐसे सीड्स हैं जो सिर्फ मगरब ममालिक में तैयार होकर इन ममालिक को जो है ना वो फरोख्त होते हैं। तो जब एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली है, उससे आपने उस बीज से आपने फसल पैदा कर ली है, दूसरी दफ़ा आप उस बीज से फसल पैदा नहीं कर सकेंगे। तावक्त के दोबारा से आप उसी फर्म से इजाज़त लें जिसने वो सीड बनाया है, फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी मिसाल ये थी, पाकिस्तान में बासमती चावल जो है वो कोई अमेरिकन था, उसकी वो जो थी रिसर्च है, जो पाकिस्तान का बासमती चावल हम इस्तेमाल करते हैं, घरों में बहुत मशहूर है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये एग्रीमेंट हमारे यहाँ फुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देन हमें उस बासमती चावल को पैदा करने के लिए, उसकी जो प्रोडक्ट है उसके सीड्स लेने के लिए हमें अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। हम अपने मुल्क में उसको उनकी इजाज़त के बगैर फिर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से अपना कोई अल्टरनेट चावल जो है, चावल के एग्जाम जो है उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दें। सो स्टूडेंट, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑन trade related and intellectual property rights, the seeds, the medicine, the books, the technology, the research and information technologies will get expensive. In such situation it will become difficult for us to compete with the world. ज़ाहिर है जब हमारे पास इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी तो गरीब मुल्क जो है वो मज़ीद पीछे की जाने जाएगा, वो कभी भी जो है वो अपवर्ड नहीं आ सकता। Then student, थर्ड नंबर पे है trade related investment measures. Trade related investment measures क्या है? This is the third main agreement of WTO. Following this agreement, each country will create such an environment whereby any firm of the world could invest in any member country. ये बहुत important point देखें, trade related investment जो measures हैं उसमें जो point बता रहा है, ठीक है, वो ये point बता रहे हैं कि आपका जो भी मुल्क उस एग्रीमेंट में शामिल होगा वो इस बात के लिए पाबंद होगा कि वो अपने मुल्क की फ़ज़ा इस तरह की बनाए कि कोई भी मेंबर मुल्क जो है उस मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करे, कारोबार करे, उस पर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी ना आए। फ्राम जनवरी 2005 the quotas will come to an end, particularly the textile quotas. In certain textile categories Pakistan may dominate, but we will have to reduce our costs and in time delivery of goods will have to be made. The textile cities are being set up to remove deficiencies regarding dyeing and finishing, but still Pakistan needs to do the following.
اب پاکستان جو ہے مطلب اس ایگریمنٹ جس کی میں بات کر رہا تھا ٹریڈ ریلیٹڈ ایگریمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کوٹا سسٹم ختم کرنا پڑے گا، اور اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے سے کیا ہوگا، کوٹا کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک مقدار مقرر کر دیتے ہیں کہ فلاں ملک سے ہمارے ملک میں جو گارمنٹس آئیں گی وہ 2 لاکھ سوٹ آئیں گے، 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کے لیے ایک تعداد مقرر کر دی ہے، چائنا سے ہمارے پاس جو ہے وہ 2 لاکھ جو ہے وہ کیلکولیٹر آئیں گے، اس سے زیادہ کیلکولیٹر نہیں آ سکتے۔ اب یہ کہ ہم نے یہ کوٹا لگا دیا، ہم نے یہ بیریئر لگا دیا، اسے کوٹا بولتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں ٹیکسٹائل میں سے کوٹا ختم کر دیتے ہیں تو پھر ٹیکسٹائل کا کوٹا ختم ہونے سے کیا ہوگا کہ دوسرے ممالک سے گارمنٹس کاٹن گارمنٹس جو کاٹن سے ریلیٹڈ جو بھی پروڈکٹ ہے وہ ہمارے ملک میں ایزیلی آ جائیں گے، اور ہمارے ملک کی جو کاٹن پروڈکٹ ہیں ان کو کوئی بھی پرچیز نہیں کرے گا، اس لیے نہیں پرچیز کر پائے گا کیونکہ ابھی ہماری جو مشینری ہے، جو ہماری ملز ہیں، فیکٹریز ہیں، یا جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے پاس مشینری ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ ہم ٹائملی اور لیس کاسٹ ان چیزوں کو تیار کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچ جا سکیں۔ اس کے لیے میں فارمر کچھ اسٹیپس کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، امپروو لیبر ٹریننگ، ہمیں لیبر کو ٹریننگ دینی چاہیے، بڑے دوسرے ممالک سے ایگریمنٹ کر کے وہ ہمارے ملک میں ہمارے لیبرس کو سکھائیں ٹیکنیکس۔ اس کے بعد ماڈرنائزیشن آف دا ٹیکسٹائل مشینری، ٹیکسٹائل مشینری کو جو ہم نے اچھی لے کے آئیں، نئی مشین لے کے آئیں، بیٹر سیلس مین شپ وتھ فارن کسٹمرز کے ساتھ اچھے انداز میں ڈیل کر اپنے پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ دیگر ممالک تک پہنچائیں، اور اس کے علاوہ انٹروڈکشن آف فنش گڈس بنا کے ہم سیل کریں، ہم جو ہے وہ سیمی مینوفیکچرڈ یا پرائمری گڈس نہ سیل کریں، ڈسکوری آف نیو مارکیٹس وغیرہ وغیرہ۔ اف پاکستان ڈز ناٹ امپروو اٹس ٹیکسٹائل سیکٹر، اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ may come down from 65% of its total export to just 5%. It's a very alarming situation کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو درست نہیں کر پاتا، جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا ہے، تو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 65% سے کم ہو کر 5% پہ آ جائیں گے ٹیکسٹائل کے۔ سو اسٹوڈنٹ اب ہم جو ہے مزید آگے بڑھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں اگین WTO rules a country can opt for anti-dumping duties if it finds that the exporting country is pursuing a policy of dumping and selling its product cheaper than its own country. Dumping کی پالیسی یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، ڈمپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ اپنے ملک میں بنا رہے ہیں اس کو آپ اس ملک میں مہنگا رکھیں اور دیگر ملک میں جا کے اس کو سستا بیچیں، اسے ڈمپنگ کہتے ہیں۔ تو اس پر بھی WTO ہے، یہ ایک اچھی بات ہے WTO کی کہ وہ کچھ پابندیاں جو ہے ممالک پر لگا سکتی ہے یا ان کو ممبرشپ سے کینسل کر سکتی ہے۔ سو the GATT was aimed at reducing the tariff rates, as at the time the average tariff rate was 47%. Under WTO rules, the tariff will not be totally abolished, however their rates will be decreased by and as it has been decided to bring them down to 20%. In Pakistan the tariff rate has been decreased from 65% to 25%. اب دیکھ لیں آپ کہ اس ایگریمنٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے ٹیرف لگاتے تھے باہر کی امپورٹس جو چیزیں تھی امپورٹس کو کہتے تھے ان پر، اس پر جو ہے ٹیرف جو تھا ہمیں 65% سے کم کر کے وہ 25% پہ لے کے آنا پڑ گیا ہے۔ However, to compete with new circumstances in post-WTO era, we will have to reduce energy cost, remove structural bottlenecks, provide better infrastructure and improve the quality of our exportables. مطلب یہ کچھ میئرز ہیں جو ہمیں لینے ہوں گے اگر ہم اپنے پروڈکٹ کو ایگزسٹنس کو اپنی اکانومی کی ایگزسٹنس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اکانومی کو بہتر اور اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پوائنٹس پر عمل کرنا ہوگا۔ ادروائز WTO کے جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس میں جو خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی اکانومی بہتری کی بجائے وہ بدتر کی طرف جائے گی، چھوٹے ممالک خاص طور پر، بڑے ممالک جو ہیں جیسے انڈیا ہے یا چائنا ہے، یہ ممالک صرف اسی صورت میں سسٹین کر پائیں گے اگر یہ اپنی جو ان کے پاس سستی لیبر ہے اس کو استعمال کریں پلس ٹیکنالوجی کو اکثر استعمال کریں، تو صرف یہی ایک صورت ہے کہ جس سے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا ایگزسٹنس اور اپنی اکانومی کو مضبوط کر سکیں گے، اور یہ ایسا کر بھی رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں۔ اسٹوڈنٹ اگلا لیکچر ہمارا جو ہے وہ امپیکٹ آف WTO اور پاکستان اکانومی ہوگا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔